हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे ऐसी इंटरेस्टिंग और रहस्यमय बीमारी के बारे में जिसका नाम आपने भूल भुलैया, हॉलीवुड के स्प्लिट और साउथ की अपरिचित में सुना होगा। DID यानी कि डिसोसिएटिव पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, जिसे पहले मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर भी कहते थे। इसमें दो या दो से ज़्यादा पर्सनैलिटी एक ही बंदे के अंदर में होती है। यूँ तो नॉर्मली हम लोग भी ज़्यादातर दो पर्सनैलिटी जीते ही हैं, एक घर तो दूसरा ऑफिस में। पर इसमें हर एक करेक्टर की अपने इमोशंस और अपने थॉट्स अलग अलग होते हैं। कभी कभी इनके करेक्टर्स में एक दूसरे के प्रति विपरीत व्यवहार भी पाया जाता है, मतलब कि विरोधाभास भी हो सकता है। जैसे कि आपने अपरिचित में सुना होगा क्या नैंडी और नॉन्डी करता है, तो उसमें दो पर्सनैलिटी के बीच में विरोध आपको देखने को मिलता है। वैसे तो औसतन 15 तक पर्सनैलिटी एक व्यक्ति में मानी जाती है कि होती है, पर एक फेमस केस है ट्रूडी चेम्स नाम की महिला का, उसमें 92 यानी कि 92 पर्सनैलिटी तक पाई गई थी। पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का एक रियल केस है जिसमें 8 साल का बच्चा एडम अपने स्कूल में बार बार फेल हो रहा था, तो उसकी माँ जूली उसे साइकेट्रिस्ट के पास लेकर जाती है। तो साइकेट्रिस्ट के पास वो कुछ ऐसी हरकत करती है जिसके बाद साइकेट्रिस्ट को जूली के बारे में जानना पड़ता है। जूली सेशन के दौरान कहती है कि उसे ट्रीटमेंट के दौरान उसे किसी और को बुलाना था, तो साइकेट्रिस्ट सोचते हैं कि शायद कोई होगा जो बाहर बैठा होगा। पर उसके कुछ ही समय बाद जूली अपनी आंखें बंद कर लेती है और उसके थोड़ी देर बाद धीरे धीरे आंखें खोलती है और अपनी आईब्रोज को ऊपर चढ़ाते हुए सिगरेट को अपने मुंह से निकाल के बुझाते हुए कहती है कि जूली को सिगरेट नहीं पीनी चाहिए क्योंकि जेरी को ये पसंद नहीं है, और वो अपना नाम जेरी बताती है उस टाइम पर। तो ये जो जेरी वाला कैरेक्टर है ये उसका सेकंड पर्सनालिटी थी। उसके ठीक 1 घंटे बाद उसी तरीके से जेनी का कैरेक्टर आ जाता है। तो जेनी बताती है कि वो मेन कैरेक्टर है, और जब वो 3 साल की थी तो जेरी आई, और जब वो 8 साल की थी तो जूली आई। वो अपने परिवार के डिस्टर्बिंग सिचुएशन से बचने के लिए, उसके स्ट्रेस से बचने के लिए वो एक अलग अलग तरह की पर्सनालिटी को अपने अंदर डेवलप कर लेती है, और ये पर्सनालिटी कुछ हद तक एक दूसरे के बारे में जानकारी रखती हैं, एक दूसरे से बात भी करती हैं और एक दूसरे की साथी बनकर काम भी करती हैं। जेनी बताती है कि 3 से 8 साल के बीच में उसके पड़ोसी ने उसका सेक्सुअल अब्यूज़ किया था, और 8 साल की एज में उसके घर वालों ने किसी और को गोद दे दिया था, ये कहकर कि ये सुधरने लायक नहीं है। इसी टाइम पर वो जेनी से जूली बनती है, पर जूली का कैरेक्टर बहुत ही सिंपल और सिचुएशन को हैंडल करने वाला है, पर जूली को जेरी के बारे में पता नहीं था। ट्रीटमेंट के 2 साल के बाद जूली को जेरी के बारे में पता चलता है। और बात करें जूली, जेनी और जेरी की पर्सनैलिटी के बारे में, तो इन तीनों की पर्सनैलिटी अलग अलग थी। जहाँ पर जेनी बहुत ही शाय, डरी डरी, इनसिक्योर और कभी कभी वो 3 साल की बच्ची की तरह बिहेव करती थी, तो वहीं जूली एक बेहद ही कोऑपरेटिव, समझदार और एक अच्छी माँ बनने की उसमें सभी गुण थे, और उसे सिगरेट पीने की आदत थी। जूली को जेरी के बारे में नहीं पता था, और वहीं जेरी का भी पर्सनैलिटी बिल्कुल जूली से उलट थी। उसे सिगरेट पीना बिल्कुल पसंद नहीं था, और उसे मर्दाना कपड़े पहनने का शौक था, और वो केवल खुद पर भरोसा करती थी। और जेरी को भी जूली के बारे में नहीं पता था, पर जेनी जूली और जेरी के बारे में जानती थी, और ये दोनों भी जेनी के बारे में जानती थी। इसमें नोटिस करने वाली चीज़ ये है कि बॉडी चेंजेस, जैसे कि BP, अगर किसी पर्सनालिटी को कोई एलर्जी है तो वो भी बॉडी में होगी। या आपने भूल भुलैया का वो सीन देखा होगा जिसे 10 लोग मिलकर उठाते हैं उस बैट को, वो अकेले उठा लेती है। तो ये कुछ ऐसी बॉडी चेंजेस हैं जो मुझे लगता है कि रहस्यमय हैं। इसमें रोगी एक टाइम पर अपनी पूरी ताकत या क्षमता लगा सकता है जो नॉर्मल इंसान की ताकत से कहीं ज़्यादा होती है। तो जब मुझे ये मैम ने बताया तो मैंने उनसे एक सिली सा सवाल किया था कि तो हम कैसे फ़र्क करें कि इसे भूत चिपटा हुआ है या इसे पर्सनालिटी डिसऑर्डर है। तो मैम ने कहा कि भूत वगैरह नहीं होते। तो आप मुझे कमेंट में बताएं कि भूत होते हैं या नहीं। अब बात करते हैं इसके कारणों की, तो क्योंकि इसकी शुरुआत बचपन में ही हो जाती है जिसका पता यंग एज में चलता है, तो बचपन में हुए दुर्व्यवहार या कोई सेक्सुअल अब्यूज़ या कोई ऐसा मानसिक आघात जिससे उसके मन पर ठेस पहुंची हो, तब ये पर्सनालिटी डेवलप होती है। इसमें बच्चा अपने आप को उस कंडीशन से निपटने के लायक नहीं समझता और अपने आप को बहुत कमज़ोर समझता है, तब वो ऐसी पर्सनालिटी को डेवलप करता है जो उस सिचुएशंस को हैंडल कर सके या उससे निपट सके। ऐसे बच्चों में आत्मसम्मान का भी गुण होता है, वो खुद को ऐसी कंडीशन में लेके जाते हैं जैसे हिप्नोटाइज में होती है। इसके ट्रीटमेंट की बात करें तो इसका इलाज लंबा चलता है और इससे साइकेट्रिक्स ही डील कर सकते हैं, पर इसमें घर वाले भी साथ दे सकते हैं, जैसे कि उस रोगी को प्यार दें, स्नेह दें, उसे ये रियलाइज करवाएं कि
अब जो वो जैसा है वो उन्हें वैसा ही स्वीकार है, वो उन्हें वैसा ही पसंद है और उसे किसी और पर्सनैलिटी की ज़रूरत नहीं है। मनोचिकित्सक भी यही कोशिश करते हैं कि किन कारणों से इस डिसऑर्डर की शुरुआत हुई है और इसके लिए वो हिप्नोसिस का सहारा भी लेते हैं और रोगी को उसकी मल्टी पर्सनैलिटी से अवगत कराया जाता है और उसे रियलाइज़ करवाया जाता है कि उसे अब इन पर्सनैलिटीज़ की ज़रूरत नहीं है, वो बड़ा हो चुका है, अब वो ऐसी प्रॉब्लम्स को खुद से डील कर सकता है। मनोचिकित्सक रोगी को हिप्नोसिस की कंडीशन में लाकर उसकी सभी पर्सनालिटी को फ्री होकर बात करने के लिए कहते हैं और रोगी को सबकी बात ध्यान से सुनने के लिए कहते हैं और उसे हिप्नोसिस के बाद भी याद रखने के लिए कहा जाता है। उसके बाद हिप्नोसिस से बाहर आने के बाद रोगी को ये समझाया जाता है कि अब आपका एक ही शरीर है, आपका एक ही सिर है, जिसमें इन सभी पर्सनैलिटी का होना नामुमकिन है। मनोचिकित्सक रोगी को उसकी पर्सनैलिटी की अर्थहीनता के बारे में बताते हैं कि उससे अब इन पर्सनैलिटी की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का इलाज किया जाता है, जिससे जब रोगी बात को समझ जाता है तो वो धीरे धीरे पर्सनैलिटी अपने आप चली जाती हैं और रोगी स्वस्थ होने लगता है। तो मेरी वीडियो में आपके लिए आज इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद।